हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। वैकेंसी भी बहुत सारी है और हम यहाँ पर आज जो है बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज, सेकेंड हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थर्ड हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, फोर्थ डिस्कस करेंगे सिलेबस एनालिसिस और फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर एनालिसिस और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। सो दिस इज अमृत वंश जांगिड, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम प्राइम फोकस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए। सो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हमारे पास 52 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हमारे पास 77 वैकेंसीज है। देयर आर टोटल 513 वैकेंसीज, जिसमें हमारे पास 52 और 77 के बारे में डिस्कस करना है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने रिलेवेंट ब्रांच में बीई बीटेक किया हो या फिर मास्टर किया हो, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये किया हो, या फिर आपने जो है मास्टर्स डिग्री की हुई, एमटेक की हुई है, एमएस किया हो रिलेवेंट डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये अलग अलग इस हमारे पास बीई बीटेक के लिए लेवल 9A रहता है और मास्टर डिग्री के लिए लेवल 10 रहता है। बहुत अच्छा लेवल है। गैजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी रहती है और बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, जिसमें आप यू आर रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग और सोशल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपना फ्री टाइम निकाल के समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये हमें जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। हमारा मेन फोकस तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 125 प्लस 125 250 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। 125 पेपर फर्स्ट में होंगे, 125 पेपर सेकंड में होंगे। ठीक है, और जिसमें से 25 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में जनरल हिंदी के होंगे और पेपर फर्स्ट का अलग से सिलेबस होगा टेक्निकल का। फिर सेकंड पेपर में 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के होंगे, बाकी रिमेनिंग 100 क्वेश्चन जो है पेपर सेकंड टेक्निकल के होंगे। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 दैट इज द 1 मार्क रहेगी। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर जो रहेगा 2 आवर एंड 30 मिनट्स रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें तो ओवरव्यू हमारे पास ये रहता है कि पेपर 1 में जनरल हिंदी प्लस रिलेवेंट सब्जेक्ट पेपर 1 25 प्लस 100 दैट इज द हमारे पास यहाँ पर 375 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। सेकंड हमारे पास जनरल स्टडीज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट पेपर, अगेन हमारे पास 375 का मार्क्स कैरी करता है और 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल देयर आर 750 मार्क्स और ओवरऑल टाइम हमारे पास 5 आवर्स का मिलेगा। इसके बारे में अगर हम देखें तो मोटा मोटा अगर हमें देखना चाहें तो सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम जो है प्रीवियस पेपर एनालिसिस भी करेंगे तो वहाँ पर हमें आइडिया लग जाएगा कि 2.5 आवर को 2.5 घंटे को जो है हमें किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है फॉर द एग्जाम अटेम्प्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। पेपर फर्स्ट में कौन कौन से हमें सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, उसके सब टॉपिक्स या फिर उसकी यूनिट्स क्या क्या है वो इंक्लूड की गई है। तो सबसे पहले दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क जिसको बोलते हैं, जिसमें केसीएल केवीएल सर्किट, नेटवर्क थ्योरम्स, स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, 2 पोर्ट और मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ थ्योरी वाला पार्ट नहीं इंक्लूड किया हुआ है, दैट इज गुड। उसके बाद ईएमएफटी का है। ईएमएफटी में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट भी है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के भी कंसेप्ट भी है और वेव्स के भी कंसेप्ट है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे या फिर जो है मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। थर्ड हमारे पास सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमारे पास बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती है, बीजीटी, एफईटी, मॉसफेट, उनके बारे में है, एज वेल एज उनसे आप जो जितने टाइप ऑफ एम्पलीफायर बनाते हो उसके बारे में दिया हुआ है, और उसके बाद जो है एम्पलीफायर बनाने के बाद जो एम्पलीफायर सर्किट्स होंगे उसके बारे में या इक्विवेलेंट सर्किट्स के बारे में आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका जो रिजल्ट रहता है ऑसिलेटर्स है, फीडबैक एम्पलीफायर एंड बेसिक एनालॉग सर्किट्स जो आपके एग्जाम में रहते हैं, ये टॉपिक। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स। तो हमारे पास जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पर रहेंगे, पीएमएमसी टाइप, एमआई टाइप, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, उससे हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर मेजर करें। और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पर रहेंगे, लाइक क्यू मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, बेसिक्स ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट भी यहाँ पर रहेगा हमारे पास। तो ये सिलेबस एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हमें जो है इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ सब्जेक्ट है। फिफ्थ सब्जेक्ट जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स दिया हुआ है। इसमें हमारे पास डीसी मशीन्स वाला पोर्शन दिया हुआ है, सिंगल फेज एंड 3 फेज की सिंक्रोनस मशीन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है सिंगल फेज एंड 3 फेज, सिंक्रोनस मशीन्स दी हुई है, एंड इंडक्शन मशीन्स का बहुत बेसिक्स कंसेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। फिर पावर सिस्टम में हमारे पास मशीन को भी पेपर फर्स्ट सेकंड में इंक्लूड किया गया है और पावर सिस्टम को भी पेपर फर्स्ट सेकंड में इंक्लूड किया गया है। पावर सिस्टम जो रहता है उसमें जनरेशन का बेसिक्स रहेगा, ट्रांसमिशन का बेसिक्स रहेगा, फॉल्ट एनालिसिस का बेसिक्स रहेगा एंड कुछ इकोनॉमिक ऑपरेशन के बारे में दिया हुआ है। कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, टाइम रेस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, स्टेट स्पेस और कंपनसेटर्स के बारे में सिलेबस दिया हुआ है। तो ये हमारे पास अभी तक हुआ पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर सेकंड में कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। पेपर सेकंड में आपको जो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जब ईडीसी वाला पार्ट जो हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो एनालॉग वाला पार्ट आता है, और एनालॉग वाले पार्ट में दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपैम्प के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते, कंसेप्चुअल भी बनते, और उनकी एप्लीकेशंस है हमारे पास, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल वाला पार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। साथ में यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी दिया हुआ, और कम्युनिकेशन में एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास ईडीसी बेसिक्स वाला पेपर फर्स्ट में तो दिया हुआ है, ये एनालॉग में, एडवांस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, ओपैम्प के साथ ही साथ एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों वाला पार्ट है। उसके बाद सिग्नल सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिक्स तो हम सिग्नल सिस्टम देखते हैं, साथ में इसमें एडवांस लेवल पे हमारे पास डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफार्मर, नाम बड़ा है, बहुत इजी टॉपिक है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर कन्वोल्यूशन, एफआईआर, आईआर फिल्टर्स, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास जो टॉपिक भले ऐसे एडवांस लगते हो लेकिन सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स, तो इंडक्शन मोटर को इसमें ऐड किया गया है, और साथ ही साथ कुछ सिंगल फेज स्पेशल मोटर्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। लाइक स्पेशल मोशन मोटर्स कौन सी जो आजकल ज़्यादा यूज हो रही है, बीएलडीसी मोटर्स है, स्टेपर मोटर है एंड सर्वो मोटर्स है। दीज ऑल आर यूज्ड इन द कंट्रोल एप्लीकेशंस, जो इसको स्पेसिकली इसके लिए यूज यहाँ पर सिलेबस में ऐड किया गया है। उसके बाद पावर सिस्टम का जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, फॉल्ट एनालिसिस हम कर लेते हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर, रिले और प्रोटेक्शन स्कीम्स जो हम लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, और हमारे पास जो है वेरियस जितने भी लाइटनिंग अरेस्टर है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, वो हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड किया गया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स तो रहेगा ही, लाइक चॉपर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर्स और थायरिस्टर, पावर मॉसफेट, पावर बीजीटी, ये तो रहेगा ही। उसके साथ साथ ड्राइव वाला पोर्शन भी यहाँ पर ऐड किया गया है, उनके ब्रेकिंग मेथड्स, उनके क्वाड्रेंट ऑपरेशंस, तो ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह उसके बारे में दिया हुआ है। एंड लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल में हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन, सिरेमिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल वेरी मच इंपॉर्टेंट, फेराइट्स, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन, और लास्ट में हमारे पास जो है सुपर कंडक्टर्स, नैनो मटेरियल्स, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, फोटो कंडक्टिविटी इफेक्ट, कंडक्टर्स के बारे में और फिजिक्स के बेसिक्स के बारे में, जो हमारे पास मोटा मोटा देखने को मिलता है।
यहाँ पर अभी हम जो है मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हम इलेक्ट्रिकल जो प्रीवियस पेपर है अगर उसको एनालिसिस करते हैं, देयर आर वेरियस सब्जेक्ट और उनका वेटेज एनालिसिस जो हमारे पास दोनों मिला के 100 डिसिप्लिन पेपर 1 और 100 डिसिप्लिन पेपर 2 दोनों मिला के 200 क्वेश्चंस में अगर हम वेटेज एनालिसिस करें सब्जेक्ट वाइज, तो वेटेज एनालिसिस हमारे पास जो रहता है वो इस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 to 17%, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का 18 to 20% वेटेज रहा, एलएनओ इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 to 70% रहा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का 10 to 12% वेटेज रहा प्रीवियस पेपर एनालिसिस के हिसाब से, नेटवर्क थ्योरी का 8 to 10% और ईएमएफटी का पावर सिस्टम का 11 to 13%। जो हमने ये जो बोल्ड मार्क किए हुए हैं, these subjects will be set as the priority pattern। तो जो आप जो स्टार्ट करोगे उसमें स्टार्टिंग के जो 6-7 सब्जेक्ट है जिन पे प्राइम फोकस करना है वो ये सब्जेक्ट रहने चाहिए आपके पास। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, मशीन, एडीसी एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ये वाला पार्ट रहना चाहिए। बाकी हमारे पास जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसमें ईएमएफटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, स्पेशल मशीन्स, ये प्रीवियस पेपर एनालिसिस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीएससी जो है हमेशा, चाहे कोई सा भी पीएससी हो, यूके पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, हमारे पास महाराष्ट्र पीएससी हो या फिर राजस्थान पीएससी हो, किसी भी टाइप का पीएससी हो, पीएससी हमेशा जो है हर एक जो सिलेबस में मेंशन किया है उसमें हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है सिलेबस जब हम कवर करें एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो बाकी सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर दें। इस एनालिसिस का मतलब ये नहीं। इस एनालिसिस का मतलब ये है कि हमें प्राइम फोकस कहाँ करना है, सेकेंडरी फोकस जो है हमें करने तो है सब्जेक्ट्स वो, लेकिन प्राइम फोकस कौन से सब्जेक्ट्स पे करना है इसका मतलब ये है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी जो टारगेट आप डिसाइड कर सकते हो, ईएमएफटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल्स और स्पेशल मशीन्स। इसमें भी अगर आप देखोगे कि आप अगर वेटेज एनालिसिस के हिसाब से नहीं जाओ तो आपको क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि एक सीक्वेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स की रहनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, अगर वो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है और एडवांस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पेपर जो पैटर्न है उसमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी है जो जेई लेवल के देखने को मिलेंगे, इजी लेवल के और मॉडरेट लेवल के भी देखने को मिलेंगे। टफ आपको जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे। जो यूपीपीएससी का प्रीवियस पेपर एनालिसिस है वो हमें ये बोलता है कि आईएएस लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन जेई और मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमें बेसिक्स अच्छा कवर होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं जिसमें से आउट ऑफ 200 में से डिसिप्लिन को जो पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड मिला दो तो 10% 15% जो डायरेक्टली हमारे पास जो है फॉर्मूला बेस्ड है या डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद हमारे पास लगभग 40 से 50% जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं या फिर जिसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ओवरऑल हमारा इसको एनालिसिस करने का मतलब ये है, यहाँ पर हम जो है पेपर फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको जो कोर्स को या फिर आपके सिलेबस को इस तरीके से कवर करना है जिसमें आप जो है कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करो, मीडियम लेवल पे जाओ, एडवांस, फिर धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए फिर एडवांस लेवल तक जाओ। तो हमारे पास ये सारे पार्ट जो है कवर करके फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो ऑल सब्जेक्ट मस्ट बी फोकस्ड इन ए सिस्टमेटिक वे। वो सिस्टमेटिक वे क्या होना चाहिए, अगर आप जो है वेटेज एनालिसिस के हिसाब से नहीं जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो पैटर्न रखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का रखते हैं, उसके बाद आपको मेजरमेंट करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपको मशीन्स एंड पावर सिस्टम, फिर उसके बाद जो है कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के बाद जस्ट सिग्नल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के जो कंसेप्ट्स होते हैं वो काम आते हैं सिग्नल सिस्टम में, है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए मेजरमेंट है तो सर्किट एंड मेजरमेंट के कंसेप्ट जो है मशीन्स में काम आते हैं, मशीन्स के कंसेप्ट जो है पावर सिस्टम में काम आएंगे, और इनके इफेक्टिव वे से जब हम मशीन और पावर सिस्टम पढ़ लेते हैं तो कंट्रोल सिस्टम को बेहतर समझने में आसानी रहती है। फिर सिग्नल सिस्टम, तो ये पैटर्न रहना चाहिए। उसके बाद 7th नंबर पे एडीसी, फिर एनालॉग,
फिर आप जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करिए एंड देन कम्युनिकेशन वाला पार्ट करिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट जो है एडीसी एनालॉग के बाद भी कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो है किस लेवल तक आगे बढ़ना चाहिए वो देखते हैं। हम देख चुके हैं कि बेसिक टू एडवांस मूव करना है, लेकिन किस तरीके से करना है। तो हमें जो है अगर किसी भी कोर्स को या सिलेबस को कवर करते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो थ्योरी जो है बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, और थ्योरी जो है कंसेप्चुअल होना चाहिए। वाई? बिकॉज क्योंकि आप जितने भी बुक्स पढ़ोगे, चाहे वीके मेहता पढ़िए, जेबी गुप्ता पढ़िए, उसमें आपको केवल क्वेश्चंस मिलेंगे और एक टॉपिक से अथाह सागर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जब तक कि आप किसी टॉपिक का कंसेप्ट नहीं समझते हैं, और अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं तो फिर आप जो है आप खुद जो है उसमें मल्टीपल क्वेश्चन से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? कंसेप्चुअल अप्रोच होना चाहिए। वी हैव टू लर्न एनी कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए इंडक्शन मोटर है तो उसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको बहुत इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ना है कि एक बार से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो वी कैन सॉल्व दैट। अब उसके बाद जो है आपको किसी बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। आपका थ्योरी जो है कंसेप्चुअल वे से स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, जैसे ही थ्योरी पार्ट कवर करते हो तुरंत उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है क्लासेस भी कवर करनी चाहिए। एमसीक्यू क्लासेस कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कह रहे हैं। एमसीक्यू क्लासेस आपको जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे मान लीजिए सर्किट में आपने जो है सबसे पहले बेसिक एनालिसिस पढ़ लिया, नोडल मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद आपने जो है थ्योरम्स पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो किस पैटर्न में बन सकते हैं वो एमसीक्यू क्लासेस करनी चाहिए। उसके बाद जो है थर्ड, आपके पास जब हमारे पास ये हो जाता है तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आगे बढ़ोगे, जो सीक्वेंस हमने डिस्कस किया उसके सर्किट के बाद मेजरमेंट किया, तो हमें जो है जब आप मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो सर्किट का जो है डेली 1 आवर का रिवीजन टाइम रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदर ये जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जब स्टूडेंट जो है लास्ट टाइम पे पहुंचता है ना, जब हमारे पास 7-8 सब्जेक्ट हो जाते हैं तो पहले सब्जेक्ट में हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा टाइम दिया था, उसको बहुत अच्छे लेवल तक कवर किया था, और जब हम रिवीजन नहीं करते हैं डेली तो उसको रिकॉल करने में बड़ी दिक्कत आती है। 7वें सब्जेक्ट पे पहुंच गए, पहले सब्जेक्ट तो याद ही नहीं है। इसीलिए हमेशा एक टारगेट रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, डेली आप जो है 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 4-5 घंटे भी जो है आप मैनेज कर सकते हो, उसके लिए अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो आप जो है 7-8 घंटे, अगर 8 घंटे 9 घंटे डेडिकेशन से ये प्रिपरेशन करते हो तो उसमें एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा आपके पास जो है रिवीजन के लिए रहना चाहिए डेली। जैसे जैसे आप डे बाय डे आगे बढ़ते जाओगे, प्रीवियस डे का रिवाइज करके फिर आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, जब आप लास्ट सब्जेक्ट पे देखोगे तो आपके पास प्रीवियस जितने भी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से रिवीजन होंगे। तो डेली रिवीजन आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये अप्रोच रही, थ्योरी को कंसेप्चुअल वे से क्रिएट करिए, उसके बाद एमसीक्यू क्लासेस करिए, उसके बाद जो है 1 आवर का डेली रिवीजन रखिए, उसके बाद जब डेली रिवीजन करोगे तो फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। और एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे पास जो है आप फिर जो है किसी बुक को रेफर करिए, पहले किसी बुक को रेफर नहीं करिए। वैसे तो हम कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हम किसी बुक को रेफर करने के लिए नहीं बोलते। वी प्रोवाइड द स्पेशलाइज्ड स्टडी मटेरियल एट द गूगल ड्राइव। वहाँ पे जाके आप जो है हर एक सब्जेक्ट के बड़े अच्छे क्वेश्चन से डिज़ाइन किए हुए हैं जो हटके रहते हैं जेबी गुप्ता, वीके मेहता से, और हमें जो है एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से जो है सक्सेस पाने में हेल्प करते हैं। तो वो गूगल ड्राइव पे स्टडी मटेरियल पे वो क्वेश्चंस मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को 4th पॉइंट पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एंड 5th पॉइंट पे जो रहता है हमारे पास टेस्ट पेपर। टेस्ट सीरीज आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक बहुत मैं किसी टेस्ट सीरीज का नाम नहीं लूँगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो है ओरिएंटेड रहते हैं जिस टेस्ट सीरीज कोचिंग्स की तरफ, उनमें क्या होता है, देयर इज ए सर्टेन बिग डेटा, और वो क्या करते हैं कि रैंडमली क्वेश्चंस को कैरी करते हैं और फिर जो है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं देखते हुए सीधा सेट कर देते हैं। तो हमारे पास टेस्ट सीरीज जो होनी चाहिए एग्जाम की नस पकड़ के उसको जो है उसके सिलेबस को कंप्लीट एनालिसिस करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए।
तो टेस्ट सीरीज भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड वी आल्सो डिज़ाइन द टेस्ट सीरीज इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर एंड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम लगता है लेकिन आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सो दीज स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड। थ्योरी शुड बी कवर इन द कंसेप्चुअल वे, एमसीक्यू क्लासेस, और उसके बाद 1 आवर डेली रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। हमारे जो आपको जो है कोर्स अगर आपको यहाँ से ज्वाइन करना है तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप डिपेंड करता है कैसा भी कोर्स ज्वाइन करिएगा, इट डज नॉट मैटर्स, लेकिन हम हमारे एफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, वेबसाइट लिंक है, ऐप लिंक है, वहाँ पे जाओगे, सो वहाँ पर आपको एक कोर्सेज फोल्डर दिखेगा। कोर्सेज में आपको दिखेगा वेरियस स्टेट एग्जाम्स के आपके वो सब फोल्डर बने हुए हैं, उसमें यूपी स्टेट एग्जाम्स के फोल्डर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर का एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स को कैरी करके आप जो है बाई करके ज्वाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हमारे पास जब आप देखोगे तो वहाँ पर जो है हमारे पास थ्योरेटिकल क्लासेस दी हुई है, और वो 2 तरीके से दी हुई है। हर एक फोल्डर में आप जाके चेक करिएगा, हर एक सब्जेक्ट के फोल्डर में डिटेल क्लासेस भी है, शॉर्ट थ्योरी क्लासेस भी है, और उन शॉर्ट थ्योरी क्लासेस के बाद एमसीक्यू क्लासेस भी कवर किए हुए हैं। तो आपको जो है अलग से किसी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है डिटेल क्लासेस, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत वीक है तो डिटेल क्लासेस में जाइए। आपको लगता है कि सब्जेक्ट ये मेरे को आता है तो शॉर्ट थ्योरी क्लासेस में चाहिए। शॉर्ट थ्योरी के बाद तुरंत एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस तो करनी है चाहे आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना है, और फिर सिस्टमेटिक वे से इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इस वैकेंसी के बारे में जो हम डिलीवर कर सकते थे हमने किया। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको और भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है आप और क्वेरी जो है उस कोर्स रिलेटेड या फिर आपके जो पर्सनल गाइडेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, फिर मिलते हैं।